रहमान रहीम। आज हम सीपीसी के ऑर्डर 20 को डिस्कस करेंगे, जो जजमेंट और डिक्री को डील करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिक्री है क्या, जजमेंट है क्या। जजमेंट स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स इकट्ठे हुई हैं, जमा हुई हैं, और उन कंटेंट्स का जो सेट है, जो मजमूआ है, उसकी स्टेटमेंट जो जज बनाते हैं, वो जजमेंट है। अब ये जो डेफिनेशन है, मुमकिन है किसी और जगह पे नहीं हो, लेकिन मैंने अपने तवील जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसकी बुनियाद पर जब मैंने चीज़ों का जायज़ा लिया, तो मैंने इसको समराइज करके कि जजमेंट क्या हो सकता है और उसको कैसे चंद अल्फाज में के अंदर समो के और सुनने वालों, पढ़ने वालों और देखने वालों को एक रास्ता दिया जाए। इसमें बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होगी कि मुझको क्या अथॉरिटी है कि मैं अपने तौर पे डिफाइन करूं चीज़ों को। लेकिन तमाम जो उलूम हैं, ये याद रखना चाहिए को ज़िंदगी के अमल से जन्म हो लेते हैं। ज़िंदगी के तजुर्बा से नतीजे में जो मुशाहिदे होते हैं, उसके नतीजे में तख्लीक होते हैं। और नज़रियात, तशरीहात और इन पे इख्तलाफ भी हो सकता है, उस पर इत्तफाक भी हो सकता है। क्यों कि जो लेजिस्लेशन है या जो लॉ है, उसको तो एक्सप्लेन करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पाकिस्तान के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे मुल्कों में ज़ाहिर है अपने अदालती निज़ाम है, वहाँ है। लेकिन डॉक्ट्राइन्स जो हैं, उनका जन्म पहले से हुआ होता है, और जैसे जैसे मुआशरा आगे बढ़ता है, लीगल सिस्टम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, वैसे वैसे वक्त के साथ डॉक्ट्राइन्स जो हैं वो तख्लीक होते हैं और उनको मुआशरती कबूलियत हासिल होती है, और उसके बाद एक शक्ल उनकी होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसने तख्लीक की, ये किसने तख्लीक नहीं की। अगर मैंने कोई बात की है तो वो मैंने अपनी बात नहीं की है, बल्कि तवील तरीन जो मुशाहिदात हैं कानून के शोबे में और मुआशरे के अंदर जो शोबे हैं, उनको देखते हुए एक बिल्कुल ही एक मुख्तसर तरीन जो है ना, और समराइज्ड वे में हमने ये बात रखी है। डिक्री जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है, ऑर्डर या डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है। वो क्या होता है? वो उस कंसाइज जो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट्स को, जो रियलिटीज़ को, जो इश्यूज़ को ड्यूरिंग द एविडेंस जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है, उसके नतीजे में एक ओपिनियन
जनरेट हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसको उसने तहरीरी शक्ल दी, और वो तहरीरी शक्ल में आने के बाद वो डिक्री हो गई। और उसका जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो ये है कि वो एग्जीक्यूट कराने के लिए होती है डिग्री, ऑर्डर होता है, एक्शन होता है, जजमेंट राय होती है, लेकिन डिक्री उस जजमेंट से निकलती है, जो जजमेंट के फैक्ट्स हैं उससे निकलती है। शायद ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हों आपकी सीपीसी में, और बहुत सारे लोगों को एक फीलिंग हो कि ये आज सीपीसी जो है किसी डगर से हट के पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि जो हम मुशाहिदों के नतीजे में चीज़ें अखज़ करते हैं उनको तख्लीकी बुनियाद पर जो आपके पढ़ने वाले, आपके सुनने वाले, आपके देखने वाले लोगों को पहुँचाया जाए। ये ऑर्डर 20 का जो रूल 1 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एविडेंस या ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, कोर्ट डेट फिक्स करेगा। किस चीज के लिए डेट फिक्स करेगा? कोर्ट करेगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए डेट फिक्स, कि जो प्लेंटिफ्स की तरफ से मटेरियल आया है, जो रिकॉर्ड हुआ है किस शेप में? एविडेंस के शेप में, और जो डिफेंडेंट्स की तरफ से आया है किस शेप में? एविडेंस के शेप में। उन के बुनियाद पर अपने अपने केस के हक में डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ्स दलाइल देंगे, और वो आर्ग्यूमेंट के लिए जो डेट है वो एविडेंस कंप्लीट करने के 15 दिन में होगा। तो अब इसमें आपको इजाफी चीज़ बताता चलूँ, जो बुनियादी तौर पे कानून शहादत या एविडेंस का टॉपिक है, लेकिन चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सीपीसी का, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया है इस केस में वो भी डिस्कस होगा उन आर्ग्यूमेंट्स में, क्योंकि वो पार्ट ऑफ एविडेंस है। अगर उस पर क्रॉस हुआ है तो पार्ट ऑफ एविडेंस है। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर क्रॉस किया गया, उन पे कोई सवाल किए गए, या अगर सवाल नहीं किए गए तो उसको, इसका मतलब ये है कि मन्नो अन जो फरीक है उसने एक्सेप्ट किया है, एडमिटेड पोजीशन हो जाती है वो। अब इसकी बड़ी डिटेल्स है, वो कानून शहादत में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरह के डॉक्यूमेंट जो है उनकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिस पे आगे वाले दिनों में हम करेंगे बात। अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि जब वो आर्ग्यूमेंट के लिए डेट फिक्स होगा और आर्ग्यूमेंट हो गए तो विद इन 30 डेज कोर्ट इसके लिए जजमेंट जारी करेगा। और वो जजमेंट क्या होगा? वो जो भी होगा ओपन कोर्ट में होगा, और जज साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस पर सिग्नेचर करेंगे। एक तो ओपन कोर्ट में होगा इसलिए कि सबको पता चले, जो भी फरीकैन हैं या जो मुत्तलिका हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, मुशाहिदा करने वाले लोग हैं, उनको पता चले कि जी फलां केस में ये जजमेंट हुई है। और सिग्नेचर इसलिए होना चाहिए कि अथेंटिकेट हो कि जी ये जो जजमेंट इशू हुआ है वो इस कोर्ट में हुआ है, इस जज साहब ने इसको इशू किया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स फॉर द प्रोनाउंस ऑफ जजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें एक दिलचस्प बात है,
और दिलचस्प बात क्या है, वो ये है कि आमतौर पे हम वकील जब जज साहब के जो केस चला रहा होता है, जजमेंट देता है, डिक्री जारी करता है, तो हम अगर मुतमईन नहीं हो तो हम अपील में जाते हैं। वो अपील का एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम आम तौर पे अपने अपील का जो ड्राफ्ट है, जो हम उसको साइन करके और अपील बना के पेश करते हैं कोर्ट में, अगली कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, तो लिखते हैं कि जी ये आर्डर जो जज साहब का जजमेंट है वो नॉन स्पीकिंग है। अब ये बजाय बहुत मुबहम सी चीज़ है कि नॉन स्पीकिंग क्यों है, और उसके बाद ये कही क्यों है। सवाल तो ये है, बजाय तो सादी सी बात है, मुबहम भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए मुबहम नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसने कही इसलिए कि लॉ ये कहता है कि जो ऑर्डर होना चाहिए वो स्पीकिंग होनी चाहिए। और स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? स्पीकिंग ऑर्डर ये है कि आपने हर इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट जो पहले आपने तरतीब दिए थे और जिन पे वो एविडेंस जिस पे किया था, उस हर एक का जवाब देना है उस जजमेंट में। और अगर किसी चीज़ का आप जवाब नहीं देते, यानी बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर कोई चीज़ रह जाती है या जो जवाब है उससे मुतमईन नहीं है कोई भी फरीक, तो वो अपील में जाएगा और यही कहेगा कि जो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है या नॉन स्पीकिंग जजमेंट है, तो फिर अपीलेट कोर्ट में वो प्रूव करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द contents given in the judgment and recorded in the evidence. He will be, means appellant will be under obligation to express those things which has been missed by the presiding officer due to the incorrect analysis of the evidence. हम उसकी मेलाफाइडी की बात नहीं करते, misunderstanding in the analyzing of the evidence. तो ये चीज़ें बहुत। अब आज हम इस अपने लेक्चर का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। ये बहुत ही अहम और इसेंशियल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस जो कि हो चुका है किसी भी सूट में, उसके लिए है। और इसमें कई किस्म की जो है ना वो डिक्रियाँ होती हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है और दूसरी ये क्या होता है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे अगले वाले दिनों में, ताकि आप इस जो पोर्शन का जो लॉ का ये पोर्शन है उसमें आपकी वेरी वेरी मच क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के लिए, आपको किसी लॉ के एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए, किसी लीगल फर्म में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। किसी कंसल्टेंट के तौर पे कहीं जाना चाहते हैं, किसी फर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी लॉ ऑफिसर के तौर पे जाना चाहते हैं, लेबर ऑफिसर के तौर पर आना चाहते हैं, किसी लीगल इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और हम आपको जैसे कि पहले दरख्वास्त हर लेक्चर में हमने किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे कि अपने आरा से, अपने तजावीज़ से, अपने राय से, अपने कमेंट्स से और अपने तनकीदों से सवाए तारीफ़ होंगे आप हमें हमें उनसे ज़रूर नवाजें। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए ये लेक्चर
आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।